गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है फर्स्ट इंडिया ईयू हाई लेवल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग। तो रिसेंटली अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं और उनके जो काउंटर पार्ट हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने सबसे पहला जो हाई लेवल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का डायलॉग है इंडिया और ईयू के बीच में, उसको कंडक्ट किया है। तो उसमें क्या डिस्कशन हुई है? तो उसमें एक बात की गई है कि पोस्ट कोविड एरा में हम बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप को कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर कंसेंसस रीच किया गया कि बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए ना कि इंडिया और ईयू के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है वो 2007 से जो है वो एक तरह से डिस्कस किया जा रहा है, बट उसके ऊपर अभी तक आज तक कोई भी जो वो एग्रीमेंट है वो जो है वो डील हो नहीं पाई है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही बात करी जा रही है दोबारा से। तो 2020 में जो हमारे 15th इंडिया ईयू लीडर समिट थी, उसमें डिस्कस किया गया था कि हमको दोबारा से बात करनी शुरू करनी चाहिए इसके ऊपर, और हमको अपने जितने भी इश्यूज़ हैं जो म्यूचुअली, उसको डिसाइड करके हम उसको ख़त्म करना चाहिए उन इश्यूज़ को, और हमको ये BTI जो है इसको साइन करना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया और ईयू जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का है वो ईयू ही है। ठीक है, तो 95 बिलियन USD का जो हमारा ट्रेड है ईयू के साथ, ये 2017 की फिगर्स है। और 2007 से, जैसे मैंने आपको बताया, कि BTI जो है वो डिस्कशन की जा रही है, लेकिन उस पर कभी भी हमारा कंसेंसस बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्या देखते हैं क्या इश्यूज़ क्या हैं, क्यों नहीं बन पा रहा है हमारा कंसेंसस। एक तो इंडिया कह रहा है कि हमें डाटा सिक्योर स्टेटस दो। ठीक है, ताकि इंडिया की जो IT कंपनीज़ हैं वो ईयू में ऑपरेट कर सके। तो उसके ऊपर भी जो है ईयू जो है उसकी कंडीशनैलिटीज़ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं, तो वो अभी जो है वो डाटा सिक्योर स्टेटस जो है वो इंडिया को अकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर इंडिया चाहता है कि जो स्किल्ड वर्कर्स की जो टेम्पररी मूवमेंट है, ताकि जैसे जो वीज़ाज़ वगैरह मिलते हैं हमारे, जैसे H1B वीज़ा हमारे US में मिल जाता है हमको, हमारे जो IT वर्कर्स को, तो इंडिया एक ऐसा सा ही एक अरेंजमेंट चाहता है ईयू के साथ, ताकि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं वो वहाँ पर ईजिली मूव कर सकें। ठीक है, फिर इंडिया चाहता है कि एक्चुअली ईयू चाहता है कि इंडिया ने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हैं ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, वाइन्स के ऊपर या स्पिरिट्स के ऊपर, आपको पता है वाइन्स जैसे जो हमारा इटली वाला, जो इटली है, या जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ है वहाँ पर वाइन बहुत फेमस है, वहाँ का ऑलिव ऑयल बहुत फेमस है, तो उसके ऊपर इंडिया ने बहुत हाई ड्यूटीज़ लगाई हैं। तो इंडिया चाहता है कि उसको एलिमिनेट, वो ईयू चाहता है कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, फिर ईयू जो है इंडिया को चाहता है कि वो इंडिया अपनी अकाउंटेंसी और लीगल सर्विसेज को ओपन करे, एक तरह से लिबरलाइज करे, क्योंकि अभी क्या है कि अकाउंटेंसी फर्म्स या लीगल सर्विसेज की जो हमारी फर्म्स हैं वहाँ पर जो है फॉरेन ओनरशिप अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे अगर कोई फॉरेन लीगल फर्म जो है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकती। इंडिया चाहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन मिले, कि अगर हमारी इंडिया ने अगर वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया है या फिर ईयू की किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो बायलैटरल मैकेनिज़्म पर ही जो है उसका जो है, अगर कोई डिस्प्यूट आता है उस कंपनी का, जैसे ईयू की कंपनी का अगर इंडिया में कोई डिस्प्यूट आता है, तो उसको हम बायलैटरल ट्रीटी के ही प्रोविजंस के हिसाब से उसको हम रिजॉल्व कर लें, हम उसको किसी कोर्ट में ना लेके जाएं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा है ना कि कुछ आर्बिट्रेशन कोर्ट में चला जाता है कोई केस, तो इंडिया डज़ नॉट वांट दैट टू हैपन अगेन, और इसीलिए इंडिया इनको पुश कर रहा है कि FTA जो हमारा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव FTA, उसी के अंदर इन प्रोविजंस को भी हमको ऐड करना है। ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, IPR के इश्यूज़ हैं, फिर कोटा के टैरिफ्स के इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। ये बेसिकली ये जो ईयू से जनरली यही इश्यूज़ हमारे जो हैं रिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ब्रेग्जिट के टाइम पे भी आपको पता है कि यही सब इश्यूज़ डिस्कस हो रहे थे, उनके भी यही सारे इश्यूज़ थे, सेम इश्यूज़ जो ईयू के हैं वो हमारे इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन वर्डिक्ट्स। तो अभी नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई है, एक कमीशन बनाया बेसिकली, जो कि स्टडी करेगा कि जो हमारी जुडिशरी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारा NGT है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जब वो किसी भी प्रोजेक्ट के या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जजमेंट दे देता है और बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, तो उस अगेंस्ट जजमेंट की वजह से जब वो प्रोजेक्ट रुक जाता है तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना पड़ता है। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए ये एक कमीशन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टडी करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है
उसको कैंसल कर देते हैं जब हम एनवायरनमेंट के नाम पर, तो उसका इकोनॉमिक फॉल आउट कितना होता है इन टर्म्स ऑफ जॉब लॉसेस और रेवेन्यू लॉसेस, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि जब एक तरह से स्टडी कर ली जाएगी तो हम पब्लिक में ये फिगर्स रख पाएंगे, पॉलिसी मेकर्स को दिखा पाएंगे, जुडिशरी तक को भी दिखा पाएंगे कि आप जो है थोड़ी सी इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच भी रखा करो जब आप जजमेंट्स देते हो, सो दैट आप जो है इन्वायरमेंट के कंसर्न्स के साथ इकोनॉमिक कंसर्न्स को भी आप देख सको, ठीक है। 5 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी स्टडी करेगा जो नीति आयोग है, जैसे कि एयरपोर्ट है, एक मोपा में था गोवा में मतलब, फिर आयरन ओर की माइनिंग हो रही थी गोवा में, उसको भी बंद कर दिया गया, फिर स्टेरलाइट कॉपर प्लांट, ये तो बहुत फेमस है आपको पता है, तमिलनाडु में बंद कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं, जो 5 टोटल के ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करके फिर उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाएंगे ये पॉलिसी मेकर्स को भी और जुडिशरी को भी। एक तरह से जब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो जुडिशरी को भी दिखेगा कि हमने जब ये प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर दिया, जब हमने इसको रोक दिया, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना पड़ा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये क्यों डाला है इसमें टॉपिक मैंने, बिकॉज जब भी कोई प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उससे पहले ये सारे जो है, जो स्टडी की आपको की जो बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी पड़ती है या कुछ, तो उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑलरेडी की जाती है, ठीक है। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उससे पहले उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, उसकी असेसमेंट किया जाता, उसका असेसमेंट जो है वो की जाती है, ठीक है। उसके सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, बोथ बेनिफिशियल और एडवर्स, दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स, कि अच्छे इफ़ेक्ट क्या होंगे उस प्रोजेक्ट की वजह से और बुरे इम्पैक्ट क्या होंगे, इन दोनों की स्टडी जो है वो पहले ही की जाती है, ठीक है। इन्वायरमेंट के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का, उससे जो है लोकल इन्वायरमेंट पे और ख़ासकर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको हम पहले ही स्टडी करते हैं। किसी भी, आपको पता होगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कोई रेलवे की लाइन तक का भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उससे पहले उसकी EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना इंपॉर्टेंट होता है, एक तरह से मैंडेटरी होता है, ठीक है, अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ही हम आगे, अगर वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स है हमारे इन्वायरमेंट पे, तो उस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो 1984 का जो 1986 का जो हमारा एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बेसिस पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है। और इसको नोटिफाई कब किया गया था, 1994 में। इसी एक्ट के अंडर 1994 में उन्होंने कहा कि हम असेसमेंट किया करेंगे अंडर दिस एक्ट। तो 1994 में एक नोटिफिकेशन निकाली गई और ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने शुरू कर दी गई, ठीक है। खासकर ये माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फिर एटॉमिक एनर्जी जो है, इन एरियाज़ में ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको करना इंपॉर्टेंट होता है, उसको करना एक तरह से ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। तो अभी रिसेंटली जो दिल्ली में भी रिपब्लिक डे वाले दिन जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उसमें एक जो फार्मर थे, उस एजिटेशन में उनकी डेथ हो गई थी। तो उस फार्मर की जो है बॉडी को इंडियन फ्लैग से जो है उसको लपेटा गया था। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियन फ्लैग है, उसकी वजह से जो उस फार्मर की जो मदर है, उनके ब्रदर है उस फार्मर के, उनको बुक किया गया है जो है अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। और ये इस एक्ट में क्या कहा गया है, जो कि 1971 में पास हुआ था, कि किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट, डेसिक्रेशन क्या होता है, फाड़ना या उसका डिसरिस्पेक्ट करना, उसको मरोड़ के फेंकना, फाड़ देना, किसी भी तरह से अगर उसको आप इंसल्ट करोगे हमारे इंडिया के नेशनल सिंबल्स को, जो कि हैं नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम और इंडिया का मैप, अगर इसको आप किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट सेज कि किसी भी तरह से अगर आप फ्लैग को या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बर्न कर रहे हो, म्यूटिलेट कर रहे हो, डीफेस कर रहे हो, डीफाइल कर रहे हो, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं अगर ये आप कर रहे हो तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हमारे नेशनल सिंबल्स को, और उसकी वजह से आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। फिर ये एक्ट ही कहता है कि किसी भी तरह से फ्लैग को ड्रेपरी क्या होता है, लपेटने के लिए कपड़ा होता है ना, जो जैसे
जो अब आप जैसे डेड बॉडी को भी लपेटने के लिए हम जो कपड़ा रखते हैं, तो किसी भी तरह से आप उसको ड्रेपरी की तरह बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। एक्सेप्ट कब कर सकते हैं उसको यूज़, आपने देखा होगा कि जब स्टेट फ्यूनरल मिलता है या आर्म्ड फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को जब फ्यूनरल होता है, जब आपको पता होगा कि जैसे जब हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो जो है अगर उनके वो शहीद होते हैं तो उनके ऊपर जो है हम उनको हमारे नेशनल फ्लैग में ही ड्रेप करके लाते हैं, तो उसमें अलाउड है। एक्सेप्ट सिर्फ यही सिचुएशंस में है, या फिर स्टेट फ्यूनरल जब गवर्नमेंट कहती है कि कोई बहुत रिनोन्ड सेलिब्रिटी या जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, तो उसको जब स्टेट फ्यूनरल अकॉर्ड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तब जो है ड्रेपरी जो नेशनल फ्लैग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं उनको, उनकी जो है बॉडी को लपेटने के लिए, ठीक है। लेकिन उस केस में भी आप याद रखो, आपकी जो फ्लैग है उसको बर्न नहीं किया जाता या फिर गाड़ा नहीं जाता है, ठीक है। उनकी बॉडी को बर्न करने से पहले या फिर उनकी बॉडी को जो है दबाने से पहले वो फ्लैग को निकाल लिया जाता है, ठीक है। वो उस सिचुएशन में भी जो है फ्लैग के डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फिर जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002 में जो बना है, उसमें पूरे जो है एक तरह से प्रोविजंस बताए गए हैं कि कैसे कैसे जो है हम ड्रेपरी जो है कर सकते हैं नेशनल फ्लैग की, किस किस केसेस में कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया, स्टेट मिलिट्री सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के फ्यूनरल में हम इसमें ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का ही जो है वही प्रोविज़न कहता है कि जो है उसको बर्न नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको बर्न भी नहीं करना है। अगर आपने ड्रेप किया है उसको आपको पहले ही रिमूव कर लेना है, बर्न करने से पहले या फिर दबाने से पहले उसको आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या कभी सिर्फ हम अपने आर्मी वालों को या फिर हमारे जो पुलिस फोर्सेस या सेंट्रल पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि कुछ रीनोन्ड जो हमारे लोग होते हैं उनको भी हम जो है स्टेट फ्यूनरल देते हैं। तो कौन डिसाइड करता है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि किसको जो है वो स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे भी रिसेंटली हमारे एक्टर्स थे श्रीदेवी और शशि कपूर, उनको भी है जो स्टेट फ्यूनरल दिया गया, तो उनको भी हम नेशनल फ्लैग में ड्रेप करके लाए थे, ठीक है। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा, सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, कोई इंडिविजुअल इसको डिसाइड नहीं कर सकता इसका यूज़ करना इन द फ्यूनरल, ठीक है। तो एज दिस फैमिली हैज़ यूज्ड नेशनल फ्लैग टू ड्रेप द डेड फार्मर, तो इसीलिए उनके ऊपर ये केस हुआ है एंड इस केस के अंदर उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है KA-226T। ये हमारे हेलीकॉप्टर हैं कामोव 226T, जो हमारे हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। इंडिया और रशिया इसको जो है वो जॉइंट वेंचर के थ्रू इसको बना रहे हैं। तो ये डील अभी कुछ रुकी हुई है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर इंडिया ने एक प्रोविज़न रखा था कि 70% जो है वो इंडिजिनस एक जो है वो हमारा कंटेंट होना चाहिए। इंडिजिनस कंटेंट क्या होता है कि एक हेलीकॉप्टर में जितने भी पार्ट्स लग रहे हैं तो उसमें उस पार्ट्स में जो 70% पार्ट्स लगेंगे वो इंडिया से ही प्रोक्योर किए होने चाहिए, ठीक है। कि समझ लो कि उसके अंदर जो कोई स्टैंड लग रहा है कोई किसी तरह से या कुछ भी लग रहा है तो वो इंडिया का हो। मतलब टोटल हेलीकॉप्टर अगर 100% जो है उसका 70% जो है वो इंडिया का उसमें जो सामान लगा होना चाहिए, ठीक है। तो जो रशिया ने प्रपोजल दिया है वो 62% से ऊपर नहीं वो जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ही जो हमारे HAL है, HAL पता है आपको ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, उन्हीं के साथ मिलकर रशिया बना रहा है ये। तो HAL के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला है कि पहली बात तो हम 100% का 70% नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इंजन जो है हमारी फ्रेंच कंपनी सैफरान और अदर जो एवियोनिक्स उसके कुछ बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो जो हैं बाहर की कंट्री से ऑलरेडी ही आ रहे हैं, उसको हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे, ठीक है। अगर 100% में से अगर आप जो है उस एरिया उस मतलब इंजन बहुत बड़ा एक पार्ट होता है और बाकी उसके जो एवियोनिक्स होते हैं उसको निकाल दो, जितना भी बैलेंस बचा उसका 70% हम कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और टोटल का जो है
जो हम जो है उसका 70% नहीं कह रहे हैं हम, इंजन और जो है एवियोनिक्स जो है उसका जो थर्ड कंट्री से जो हमको परचेज करना ही पड़ेगा, उसको निकालने के बाद जो कंटेंट बच रहा है उसका 70% हम सिर्फ कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि टेकिंग द होल हेलीकॉप्टर द इंडिजिनस कंटेंट इज अबाउट 27.33%, मतलब उस 100% में से जो हमारे जो ये इंजन और एवियोनिक्स को निकाल देंगे उसका जो जो बाकी जितना पार्ट बचा उसका 70% तो सिर्फ टोटल हेलीकॉप्टर का जो है वो सिर्फ 27.33% बच रहा है, ठीक है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दूं कि समझ लो 60% हमने निकाल दिया, उस 100% में से 60% हमने क्या निकाल दिया, जो हमारा इंजन और बाकी की जो हमारी एवियोनिक्स हैं जो उसके पार्ट्स हैं स्पेयर पार्ट्स हैं, तो सिर्फ 40% जो है उसमें से हम उसका 70% जो है हम रशिया को कह रहे हैं कि आपको मिनिमम जो है हमारे इंडिया के जो इंडिजिनस पार्ट्स हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब हम टोटल में से 100 में से सिर्फ 27% के आसपास जो है हम इंडिया का इंडिजिनस पार्ट्स लगाने को कह रहे हैं, लेकिन रशिया उसमें भी कह रहा है कि नहीं, दे वुड ओनली ऑफर दे आर ओनली ऑफरिंग अस ओनली 62%, ठीक है। तो जो है उसमें भी जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि टोटल का, अगर हम टोटल का तो भूल ही जाओ, मतलब जो लिमिटेड से जो हमारे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका भी जो है 70% जो कंप्लाई करने को रशिया तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। अब ये देख लेते हैं इस हेलीकॉप्टर्स के बारे में क्या है। ये हेलीकॉप्टर की डील 2015 में इंडिया और रशिया ने की थी एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के थ्रू, और कहा था कि 200 ऐसे हेलीकॉप्टर जो कि ट्विन इंजन है वो बनाए जाएंगे, जिसमें 60 हेलीकॉप्टर्स तो इंडिया इंपोर्ट करेगा, लेकिन 140 जो हेलीकॉप्टर्स होंगे उसको लोकली बनाया जाएगा। तो ठीक है, जो ये 60 हेलीकॉप्टर्स हैं ये तो इंपोर्ट हो गए, लेकिन जो अब 140 जो हमने मैन्युफैक्चर अब लोकली करने हैं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम दे रहे हैं रशियंस कि हम जो है जो इंडिजिनस कंटेंट है वो हम 70% कंप्लाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ 62% दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये कामोव हेलीकॉप्टर्स जो हैं, ये हमारे जो पुराने हेलीकॉप्टर्स चीता और चेतक जो हैं, जो आर्मी और एयरफोर्स के पास हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए ये बनाए गए हैं और ये प्रोक्योर किए गए हैं। और जो है इनकी चीता और चेतक जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी जो लाइफ है वो 2023 के बाद जो है वो फिनिश होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए ये कामोव 2260 जो है हमारे हेलीकॉप्टर जो हमने प्रोक्योर किए हैं, ठीक है। ये एक तरह से एक लाइट हेलीकॉप्टर है और ये एक सिर्फ 1 टन तक का जो है ये जो पेलोड उठा सकता है, ठीक है। अ, इसको इस डील के अंदर क्या था कि सबसे मतलब ये 2015 में साइन हुई थी, और इसमें था कि 36 मंथ्स मतलब कि 3 साल के अंदर अंदर जो है वो फर्स्ट हेलीकॉप्टर आ जाना चाहिए, और इसको जो उसके बाद जो है वो 3 साल के अंदर हेलीकॉप्टर आ चुका है, और बाकी जो है ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है उसमें ये वाला डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और ये कौन सी कंपनीज बना रही हैं? इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ये एक जॉइंट वेंचर बना है HAL और रशियन हेलीकॉप्टर्स के बीच में, और ये कंपनी जो है इसको जो है मैन्युफैक्चर करेगी लोकली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर स्कार्सिटी इन हिमालयन रीजन। अब आपको आपने पढ़ा होगा इसमें आपको कि हमारे जो हिमालयन रीजन में जो हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है। कौन कौन से रिवर्स? इंडस, गंजिस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लेकिन राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर से इन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो इसके ऊपर एक स्टडी हुई है अभी रिसेंटली, तो ये थोड़ी सी देख लेते हैं हम। ऑफ कोर्स ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये मेंस में आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगी, क्योंकि आप इसको एक तरह से कोट कर सकते हो कि ये एक ट्रेंड देखने को मिला है हिमालयन रीजन में, ठीक है। अब इस स्टडी ने क्या देखा है कि रेनफॉल रन ऑफ का, स्नो मेल्टिंग का और ग्लेशियर मेल्टिंग का क्या फ़र्क पड़ता है अगर ऐसे ही जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग चलती रही इन द नियर फ्यूचर 2031 से लेके 2050, अगले जो मतलब 20-30 साल हैं उस पीरियड में अगर ऐसे ही हम गर्म जो है ग्लोबल वार्मिंग होती रही जो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा रेनफॉल के ऊपर, स्नो मेल्टिंग पे और ग्लेशियर मेल्टिंग पे, ठीक है। फिर
उन्होंने कहा है कि अगर इंक्रीज रेनफॉल होती है, अगर जो है रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो वाटर स्ट्रेस जो है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है रेनफॉल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो वाटर सरप्लस की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ स्टडी की है? सतलज, थूलोभेरी, काली गंडकी, दूध घोसी और अरुण जो है, इस 5 इन बेसिन्स में इसकी स्टडी की है। ठीक है, उन्होंने देखा है कि ग्लेशियर जो मेल्ट है वो इंक्रीज हो जाता है 15 से लेके 70% तक, अगर वार्म जो है इन्वायरमेंट हो जो है ग्लेशियर का, विद प्रेजेंट वॉल्यूम। मतलब कि वॉल्यूम क्या होता है? ग्लेशियर की जो वॉल्यूम, मतलब उसका जितना भी एरिया है और उसके अंदर जितना पानी है, उसके हिसाब से अगर अगर गर्मी, अगर वार्म इन्वायरमेंट हो जाता है, तो जो जो मेल्टिंग हो रही है उस ग्लेशियर की, वो 15 से 70% जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो डिक्रीज भी हो जाती है अगर ग्लेशियर का वॉल्यूम श्रिंक हो जाए। ठीक है, ग्लेशियर का वॉल्यूम अगर समझ लो, पहले एग्जाम्पल ले लेते, इतना कम तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, 1 लाख लीटर के अगर हम वॉल्यूम लगा लें इसकी, तो अगर वो उसकी वॉल्यूम जो है अभी प्रेजेंट वॉल्यूम अगर 1 लाख लीटर की जो है वो वॉल्यूम है, तो जो ग्लेशियर का मेल्ट है, अगर वार्म इन्वायरमेंट होगा तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा 15 से 70%। मतलब वो जो है ज़्यादा जल्दी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जो है उसकी वॉल्यूम को श्रिंक कर दिया जाए, 1 लाख लीटर की बजाय उसकी वॉल्यूम श्रिंक हो जाती है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वॉल्यूम अगर श्रिंक हो जाती है, तो जो है जो उसकी मेल्टिंग है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो, लेकिन जो ये डिक्रीज़ हुई है वॉल्यूम की, वो कंपनसेट किससे हो जाएगी? इंक्रीज रेनफॉल से और वेटर सिनारियो से। ठीक है, मतलब जो है अगर रेनफॉल इंक्रीज हो जाए, और वेटर सिनारियो और क्या हो सकता है? स्नोफॉल की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि दो स्नो इज लोअर डेंसिटी एंड विल मेल्ट इजीली इन ए वार्मिंग क्लाइमेट, द रिड्यूस्ड स्नोफॉल विल इन टर्न रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्नो मेल्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर जो हमारी स्नोफॉल अगर रिड्यूस हो गई है, तो उसकी वजह से हमारी जो स्नो की मेल्टिंग है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर जो स्नोफॉल होती है जब, तो उससे हमारे जो ग्लेशियर्स जो हैं, या फिर अब आप उसका एग्जांपल ले लो कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारे हिमालयाज़ में, उससे क्या होता है कि पानी की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, बारिश की वजह से। तो वो कह रहे हैं कि इनिशियली जो है इस पीरियड में जो है ग्लेशियर मेल्ट इंक्रीज तो होगा। ठीक है, और लेकिन वो फिर श्रिंक होने लग जाएगा साइज़ में। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि अगर उसका श्रिंक होना शुरू हो जाए तो फिर उसकी मेल्टिंग स्लो हो जाती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर शुरू में तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी ग्लेशियर मेल्ट जो है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर उसके बाद जब वो श्रिंक हो जाएगी उसकी वॉल्यूम, उसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद उसी की वजह से जो है वो ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस जो है हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो है इस सारी चीज़ों के ऊपर कि प्रेसिपिटेशन सिस्टम्स में क्या चेंज आ रहा है, इंडियन मानसून में क्या चेंज आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसी चेंज हो रही हैं, इन सब को देखते हुए हमारे को प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी आइलैंड। तो अभी जो है डेनमार्क की गवर्नमेंट ने नॉर्थ सी में और एक बाल्टिक सी में एक एरिया है, वहाँ पर एनर्जी आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बनाने का एक तरह से डिसीजन लिया है, ताकि वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सके। अब देखते हैं एनर्जी आइलैंड होगा क्या। वो आइलैंड ऐसा है जहाँ पर ऑफशोर विंड फार्म्स बनाई जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके डेनमार्क और ईयू की बहुत सारी कंट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। ठीक है, जून 2020 में जो है डेनमार्क की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि 2 ऐसे एनर्जी आइलैंड बनाए जाएंगे, जिससे हम डेनमार्क और नेबरिंग कंट्रीज़ को एक तरह से ग्रीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो पहला ये आइलैंड तो नॉर्थ सी में बनाया जा रहा है, और जो सेकंड आइलैंड है वो आइलैंड ऑफ बॉर्नहोम, ये एक बाल्टिक सी में एक आइलैंड है, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी डेनमार्क और ईयू की कंट्रीज़ के लोगों को। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि लार्ज स्केल ऑफशोर विंड पावर जब यूज़ की ये प्रोड्यूस करेगा, तो ये एक तरह से रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। फिर दूसरा, इससे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ये कि इससे 3 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं यूरोपियन यूनियन में रहने वाले, उनको हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसकी टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5 गीगावाट्स जो है
वो ऑफशोर विंड्स जो है उसको प्रोड्यूस करने की है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट है किया जा रहा है कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है पूरे यूरोपियन यूनियन में इससे प्रोवाइड की जा पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि स्मॉल इन्वेस्टर जो है उनको डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकें, उसको परचेज कर सकें या सेल कर सकें, ठीक है। अभी क्या वो नहीं कर सकते, ये भी देखते हैं अभी आगे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे पहले तो होती क्या है? ये ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा मार्केट से उठाती है, वो मार्केट से बोरो करती है, ठीक है। दो तरह की होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक तो ट्रेजरी बिल्स, दूसरी डेटेड सिक्योरिटीज़। ट्रेजरी बिल्स होती हैं शॉर्ट टर्म वाली जो हमारी सिक्योरिटीज़, जो कि जिसकी मेच्योरिटी 90 दिन मतलब 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़ मैक्सिमम, मतलब एक तरह से एक साल से जो कम की जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। फिर जो हमारी लॉन्ग टर्म की जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको हम डेटेड सिक्योरिटीज़ कहते हैं, जो कि खासकर जैसे 5 साल से लेकर 40 साल तक की हो सकती है। क्या अभी जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स, आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं खरीद सकते? ऑफ कोर्स कि जो हमारे इन जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इनडायरेक्टली खरीद सकते हैं। इसको कैसे खरीद सकते हैं? आप म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हो या फिर कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू। जैसे अब आपको पता है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी मतलब प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं अपने, ठीक है। फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज़ अपनी म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं जो एक तरह से फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं। फिर वो कुछ लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स जो हैं वो अपनी ऐसे जो है वो म्यूचुअल फंड्स या फिर पॉलिसीज़ निकालती हैं, जो कि जिसकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की होती हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली तो नहीं खरीद पाते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लेकिन आप उनके म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, जिसमें जो कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं बेसिकली, बहुत सारी जगह एक म्यूचुअल फंड क्या होगा, समझ लो कि 1% एक बैंक ले लेते हैं HDFC बैंक, ठीक है। तो उसने म्यूचुअल फंड जो है वो इशू किया आपको। अब वो म्यूचुअल फंड क्या है, वो एक तरह से कॉकटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। तो ये मैं इस टर्म ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हैं, फिर किसी बहुत अच्छी कंपनी के शेयर्स भी हैं। बेसिकली बहुत ही डिटेल में जाना हो जाएगा, बट आपको ऊपर से समझाने के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो शेयर्स और जो है बॉन्ड्स जो है वो एक ही साथ नहीं होंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हैं, किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स भी हैं, मतलब डिवेंचर्स लगा लो, चलो ठीक है, ये किसी बड़ी कंपनी के डिवेंचर्स भी हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी जो कि क्लब करके उन्होंने एक म्यूचुअल फंड बना दिया है, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली तो प्रोक्योर नहीं की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड्स को प्रोक्योर किया, जो कि जो आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ ने खरीदी हैं, ठीक है, आपके बिहाफ पे। तो लेकिन क्या होता है कि आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप अपने डीमैट अकाउंट का यूज़ करके, डीमैट अकाउंट क्या होता है, जिसके थ्रू आप शेयर्स परचेज करते हो या सेल करते हो, ठीक है, उसके थ्रू आप जो है गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स की जो ऑक्शन होती है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्मॉल इन्वेस्टर अभी भी पार्टिसिपेट कर सकता है थ्रू देयर डीमैट अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया है? फिर अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट ने, RBI ने अलाउ क्या किया है फिर इसमें कि स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली कैसे एक्सेस ले सकते हैं। अब डायरेक्ट एक्सेस कैसे अलाउ किया है गवर्नमेंट ने? RBI ने कहा है कि आप जो है एक तरह से RBI का कुबेर सिस्टम लॉन्च किया है उन्होंने, और उसमें कहा है कि जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली जो है वो परचेज और सेल कर सकते हैं जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, लाइक एनी शेयर दे कैन परचेज और सेल, ठीक है। आप वहाँ पर जाके उस RBI के कुबेर सिस्टम में उसको परचेज कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा, RBI क्यों कर रहा है ऐसा? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि जब गवर्नमेंट बॉन्ड लेके आती है तो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप डिमांड एंड सप्लाई का तो आपको पता ही है। अब समझ लो कि जब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़ निकाली, उसको बहुत ही कम लोग खरीदें, या फिर समझ लो बड़ी बड़ी कंपनीज ही सिर्फ खरीदने आई, तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए, मैं तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, क्योंकि बहुत कम लोग खरीदने आए हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको भी अलाउ कर देगी तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदने आ जाएंगे, फिर गवर्नमेंट के पास एक तरह से जो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, वो कहेंगे ठीक है, क्योंकि मेरे से इतने ज़्यादा लोग खरीदने आए हैं, मैं तो सिर्फ
उसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दूंगी जो कि मेरे को मतलब कम इंटरेस्ट मैं जिसको मैं कम इंटरेस्ट पे करूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना एक तरह से बेस ऑफ इन्वेस्टर्स को ब्रॉडन करना चाह रही है, जिससे क्या हो कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट कम देना पड़े, ठीक है। और अब आने वाले सिनारियो में ऐसा है कि गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से परचेज करने हैं, एक तरह से प्रोक्योर करने हैं। तो उनको अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो कम इंटरेस्ट पे इसको इशू करें। तो जो है इसीलिए वो बेस ऑफ इन्वेस्टर्स को बहुत ब्रॉड करना चाहते हैं, इसीलिए वो आप सबको और हम सबको अलाउ कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो उसमें। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्स फ्री होती हैं? नो, दे आर नॉट टैक्स फ्री। और इस लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ ऑलमोस्ट नील, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है अभी रिसेंटली। हमने अभी अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसको डिस्कस किया है कि जो चमोली में डिज़ास्टर हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स तो आपको पता ही है, तो ये आप इसको ऐसे ही पढ़ लेना। विल नॉट गोइंग टू वेस्ट आर टाइम ऑन दिस इवेंट्स, ठीक है। तो ये अब जो है एवेलांच क्या होता है, ठीक है। एवेलांच क्या है? एक जो है मटेरियल जब वो समझ लो कि एक माउंटेन से बहुत ज़्यादा मटेरियल जब मूव डाउन होता है स्लोप से, मतलब नीचे उतर के गिरता है, तो उसको हम कहते हैं एवेलांच। इसको हम हिमस्खलन भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको हम हिमस्खलन कहते हैं, या भूस्खलन, भूस्खलन तो नहीं, हिमस्खलन कहते हैं इसको खासकर हम, ठीक है। मतलब कि जो है भूस्खलन भी कह सकते हैं खासकर एक तरह से। तो ये एवेलांच क्या होता है कि आपको पता है ना कि पहाड़ों पे से पत्थर या फिर समझ लो बर्फ़ गिर जाती है बहुत ज़्यादा और फिर वो नीचे आ जाती है, तो एक तरह से तूफान की तरह। तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एवेलांच, ठीक है। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। रॉक एवेलांच, जिसको हम भूस्खलन कहेंगे कि पत्थर टूट के नीचे गिरने लग जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, उससे कई लोग मर जाते हैं। फिर ये आइस एवेलांच, अभी आइस एवेलांच ही जो है वो यहाँ पर हुआ है इस सिचुएशन में। एक तरह से नंदा देवी जो ग्लेशियर है हमारे, जो हमारी माँ नंदा देवी हैं उत्तराखंड में, तो उनका एक ग्लेशियर था जो कि बर्स्ट हो गया, और उसकी वजह से जो एवलांच है वो हमारी इस धौलीगंगा में रिवर में आके उसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर वो अलकनंदा रिवर जो हमारी बहुत ही बड़ी रिवर है, उस रिवर में आ गया उसका पानी सारा, और उसने आके जो ये चमोली वाला एरिया है वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, ठीक है। तो ये एवेलांच की ही सिचुएशन थी, ठीक है। अब एवेलांच की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए, ठीक है। अब फ्लैश फ्लड्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। अब फ्लैश फ्लड क्या होता है कि बहुत जल्दी एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया और बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग गया, हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत ही कम टाइम के अंदर से 6 घंटे, 6 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो 6 घंटे से भी कम के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा पानी जो है वो आ जाए, फ्लडिंग आ जाए, तो उसको हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, अब मैं डिस्कस आपसे, इसलिए इसमें अंडरलाइन ही मैंने सिर्फ वो किया हुआ है जो कि हमारे इस सिचुएशन में हुआ है। मेल्ट वाटर फ्रॉम आइस और स्नो फ्लोइंग ओवर आइस शीट्स और स्नो फील्ड्स, जो कि हमारे इस सिचुएशन में हुआ है कि जो आइस थी वो क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो गया और वो एकदम से नीचे आ गई और पानी में जो हमारी रिवर में आ गई धौलीगंगा में, और वो बहुत तेज़ी से एक तरह से फ्लैश फ्लड आई, और वो हमारे अलकनंदा रिवर में भी आ गई, और फिर वो अलकनंदा रिवर की भी जो है जो धारा थी वो बहुत तेज़ हो गई, और उसने आकर चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक तरह से तबाही मचा दी, ठीक है। तो ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, तो ये वॉल्केनोज़ के पास भी आ सकती। अब याद रखो, फ्लैश फ्लड जो है वो सिर्फ हिली एरियाज़ में नहीं आती, वो कहीं भी आ सकती है, ठीक है। कहीं भी ऐसा हो सकता है कि बहुत तेज़ी से जो है पानी का किसी भी वजह से रीज़न की वजह से जो है वो पानी का बहाव बहुत तेज़ हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश, जैसा कि ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं अभी तमिलनाडु में भी आई थी, आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ कोई हिली एरिया की वजह से थोड़ी आई थी, वहाँ पे फ्लाइट जो है वो क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पर इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी हो गई थी, उसकी वजह से जो है फ्लैश फ्लड की सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। अब ये जो है वॉल्केनोज़ की वजह से भी हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हुई तो उसकी वजह से एवेलांच हुआ, और जो है जो आपकी रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी पानी जो है ये फ्लैश फ्लड आ सकती है। या फिर ग्लेशियर, जो इस सिचुएशन में हुआ है कि ग्लेशियर मेल्ट हो गया, और प्रोबेबली ड्यू टू इंटेंस हीट, जो ये ग्लेशियर जब ये मेल्ट हुआ तो ये पानी में आ गया, और इसने फ्लैश फ्लड की एक सिचुएशन डाल दी, ठीक है। अब कुछ लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो चार धाम परियोजना का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि क्योंकि जो है
जो उत्तराखंड में चार धाम परियोजना भी जो है उसको प्लान किया जा रहा है। तो ये भी हमारे जो उत्तराखंड का हिमालयन इकोसिस्टम है उसको एक तरह से एंडेंजर कर रही है, और इसका एक डिबिलिटेटिंग इफेक्ट होगा हमारे हिमालयन इकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, चार धाम परियोजना है क्या। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्रपोज किया गया, एक तरह से बन ही गया ये ऑलमोस्ट। इसमें क्या कहा है कि ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स की जो रोड है उसको हम बनाएंगे, और 10 मीटर तक की वो खुली होंगी, डबल लेन रोड बनेंगी। और हम यमुनोत्री, जो हमारे चार धाम कौन कौन से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को हम कनेक्ट करेंगे। इन चार धामों को हम, जो 900 किलोमीटर की तरह से कनेक्टिविटी होगी है टोटल, और इसको डबल लेन जो है, जो अभी सिंगल लेन रोड है इसको हम डबल लेन कर देंगे, और 10 किलोमीटर तक की 10 मीटर तक की वाइड रोड होगी वो। ठीक है, तो ये हमारी चार धाम परियोजना है। ठीक है, तो गंगोत्री इसमें आपको पता है कि अब ये जो है वो गॉडेस गंगा, यमुनोत्री ऐसी गॉडेस यमुना, केदारनाथ हमारे शिव जी जो है लॉर्ड शिवा, फिर बद्रीनाथ जो है हमारे विष्णु जी, जो लॉर्ड विष्णु जी, जो लॉर्ड विष्णु है उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो अब इसके अंदर इशू क्या था, ठीक है, क्यों इन्वायरमेंट के लिए के कंटेक्स्ट में क्या इसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी, कि किसी ने कहा, एक तरह से जो है पटिशन डली सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि जो विड्थ की जो बात कर रहे हैं 2 लेन हाईवे बनाने की, इसकी अगर हम विड्थ जो है वो 10 मीटर कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि इसकी जो विड्थ है उसको मैक्सिमम 5.5 मीटर से ऊपर मत होने दो, और जो है अगर इसको हम 10 मीटर कर देंगे तो देयर विल बी बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो इकोलॉजी है उसको बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि 2018 के आसपास जो है एक रिकमेंडेशन दी थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, ऑलरेडी दी थी, कि जो माउंटेन रोड्स हैं उसकी जो विड्थ है वो 5.5 मीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली, अभी 1-2 महीने पहले की ही बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि तुमने ही तो कहा था 2018 में कि जो माउंटेन में रोड बनती हैं उसकी जो विड्थ है वो 5.5 मीटर्स होनी चाहिए, तो तुम इस चार धाम परियोजना में इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि नहीं, अब आपको 5.5 मीटर ही रखनी पड़ेगी, आप 10 मीटर की जो है उसकी रोड को आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप सोचो कि 5.5 मीटर और 10 मीटर मतलब एक तरह से 4.5 मीटर एक्स्ट्रा पहाड़ तोड़ने पड़ते। ठीक है, बनाने के लिए, तो उससे हम कितने ज़्यादा पहाड़ तोड़ने से बचा लेंगे अगर हम इसकी जो विड्थ को हम 5.5 मीटर रखें। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इससे पहले, इस जजमेंट से पहले जो है सैंक्शन कितनी कर रखी थी, 10 से 12 मीटर तक की हम जो विड्थ रखेंगे रोड की। ठीक है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि नहीं, आप 5.5 मीटर तक ही रख सकते हो। तो अब इशू क्या हुआ कि 900 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें से 700 किलोमीटर्स की ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। 700 किलोमीटर्स की जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो ऑलरेडी वो 10 किलोमीटर के हिसाब से कर चुके हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसके बाद सिर्फ 200 किलोमीटर की रोड बनानी रह गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, जो बाकी 200 किलोमीटर की रोड रह गई है उसमें हम जो ये 5.5 मीटर की जो विड्थ है उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पटिशन डली, उन्होंने कहा कि ये कैसे, क्या मतलब हुआ, जब गवर्नमेंट की जो है जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि पूरे प्रोजेक्ट की ही 5.5 मीटर विड्थ होनी चाहिए, तो आप सिर्फ जो है 200 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही क्यों इसको फॉलो कर रहे हो। ऐसा करो, आपने जो 700 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट कर दिया, पहाड़ तोड़ तो दिए ही हैं आपने, उसको आप जो है ट्रांजिट के लिए उसको यूज़ मत होने दो, उसकी जगह पे आप जो मतलब 5.5 के अलावा जो अगर 10 मीटर की आपने बना दी है, तो जो 4.5 मीटर है उसमें आप वॉकवेज बना दो लोगों के चलने के लिए, वहाँ पर प्लांटेशंस बना दो या फिर सेफ्टी बैरियर्स बना दो, पेड़ पौधे उगा दो, ताकि जो है इन्वायरमेंट जो है वो पूरा जो है उसका एक तरह से जो उस रोड का पूरा यूज़ मत करने दो, उसके जो 5.5 मीटर का ही यूज़ हो, और उसके अलावा जो है वहाँ पर आप पेड़ पौधे उगा दो, या फिर लोगों के चलने का रास्ता बना दो, या फिर सेफ्टी बैरियर्स बना दो, जिससे कि सेफ्टी बैरियर्स कौन से होंगे कि अगर लैंडस्लाइड वगैरह हो तो जो उससे बचाया जा सके रोड को। ठीक है, तो ये एक तरह से वहाँ पर चार धाम परियोजना में ये इश्यूज चल रहे हैं। तो विल सी, अभी कोर्ट में ये चल रहा है केस, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या जजमेंट आती है। अभी पटिशन डली है अभी रिसेंटली।
ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो हमारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, आपको पता है, आपने नाम सुना होगा कि जनरली ये पटिशन्स वगैरह डालते हैं और ये डेटा भी देते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने बोला है कि जो हमारी 78 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिर्फ 3.39 मतलब 3.5% जो पार्टीज़ हैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने ही सिर्फ अपनी उनको कितनी कंट्रीब्यूशन मिला है, उन्होंने ही सिर्फ अपनी जो है कंट्रीब्यूशन को पब्लिक डोमेन में निकाला है। बाकी किस जो मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 96% के आसपास जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो जो उनको कंट्रीब्यूशन मिलता है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं बताया है। ठीक है। अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉट नॉट टोटल पार्टीज़। मतलब कि अगर 100 पार्टीज़ हैं, 100 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उसमें से जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका 3.39%, मतलब जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनका जो 3.39% है, उन्होंने ही सिर्फ अपनी जो डोनेशंस या उनको कंट्रीब्यूशन आती है वो पब्लिक डोमेन में रखी हैं, बाकियों ने नहीं बताई हैं। अब पहली बात तो कि अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? या तो वो न्यूली रजिस्टर हुई हैं वो पार्टीज़, या फिर उनने इतनी वोट ही परसेंटेज ऑफ वोट ही सिक्योर नहीं कर पाए हैं वो कि वो स्टेट पार्टी या फिर फॉरगेट नेशनल पार्टी या फिर वो स्टेट पार्टी बन सके। ठीक है, तो इतनी ना तो उनको, या तो उन्होंने नवे नवे रजिस्टर हुए हैं जो हमारे एक तरह से इलेक्शन कमीशन पे, या फिर वो उनके पास इतनी वोट ही कभी नहीं आ पाई हैं किसी असेंबली इलेक्शन में या जनरल इलेक्शन में कि उनको हम स्टेट पार्टी की कैटेगरी में डाल सकें। ठीक है, या फिर वो वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने आज तक कोई इलेक्शन ही नहीं कंडक्ट किया। ठीक है, तो वो रजिस्टर तो हुई हैं लेकिन ना तो उनको कभी कोई इतनी वोट मिली है, ना फिर वो कभी या फिर कभी उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। उनको हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो इन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के में से सिर्फ जो ये वाली 78 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बताया कि उनको इतनी कंट्रीब्यूशन जो जो भी उनको पॉलिटिकल डोनेशन मिलती है वो कहाँ से आई है। ठीक है, बाकी की सारी जो अनरजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक तरह से अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको डोनेशंस कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें अब ये अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं कि कौन कौन से जो हैं वो एलिमेंट्स हैं और इनका क्या रोल होता है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को चेंज करने में। मतलब कि किसी इलेक्शन में इनका क्या रोल है। जब अब अगर आप देखो कि ये क्या ये सिर्फ वोट काटने के लिए तो नहीं बनाई जाती हैं। मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन रजिस्टर हुई हैं लेकिन उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत एक गलत ट्रेंड है, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या की गई है कि पिछले 10 साल में ये एक तरह से 2 फोल्ड इंक्रीज आया है इन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में। ठीक है, और ये जब भी इलेक्शन आने लगते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन जब भी आए हैं 2014 में और 2019 में, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि सिर्फ एक तरह से रजिस्टर हो जाती हैं हमारे ईसी के पास, मतलब जो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन ये कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वोट्स। फिर उन्होंने कहा है कि टोटल जो हमारे रजिस्टर हुई हैं इलेक्शन कमीशन के इंडिया के पास जितनी भी पार्टीज़, उनमें से 97.5% जो है वो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ 2.5% पार्टीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उसमें से 97.5% जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुई हैं वो, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद तमिलनाडु में। ठीक है, और एक और फिगर है कि हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो भी हिमाचल प्रदेश में जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ही जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो है अपनी पब्लिक डोमेन में रखी है। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब ऑफ कोर्स आज बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो इसको आप पढ़ लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।